कहानी शुरू होती है एक लड़के के चिल्लाने से, जो किसी तरह के कंप्यूटर सिस्टम को बंद होने से रोकने के लिए चिल्ला रहा था। सिस्टम बोलता है कि तुम्हारी परीक्षा का नतीजा बता रहा है कि तुम अब परफेक्ट कल्टीवेटर बन चुके हो। सिस्टम के पास सिखाने के लिए और कुछ नहीं बचा, इसीलिए अब सिस्टम बंद होने जा रहा है। और सिस्टम अलविदा कहते हुए बंद हो जाता है। उस लड़के की उसे रोकने की कोशिश नाकाम रहती है और वो रोने लगता है, क्योंकि उसे इस दुनिया में आए 5 साल हो चुके हैं और सिस्टम ने उसे बहुत कुछ सिखाया, पर अब वो गायब हो चुका है। वो सिस्टम को इन 5 सालों में सिखाई चीजों के लिए शुक्रिया कहता है। फिर वो सोचता है कि सिस्टम ने उसे अनगिनत पजल सॉल्व करने सिखाए और वो गलती से नंबर 1 यूनिवर्सिटी में चुन लिया गया। उसका नाम ली नायनफन है, जो नेशनल आर्ट चैंपियनशिप का टॉपर है। इसके अलावा उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बहुत से सब्जेक्ट सीखे। कम शब्दों में कहे तो वो हर सब्जेक्ट में सबसे अच्छा है और वो हर कंपटीशन का विजेता भी है। उसने सच में बहुत चीजें सीखी, पर वो सोचता है कि इन चीजों के सीखने का कोई फायदा नहीं जब उसे मॉन्स्टर्स से बातचीत करनी पड़े। जिस दुनिया में वो आया है वहाँ लोग उड़ सकते हैं, मॉन्स्टर हंस सकते हैं और एक ही बार में उसे कच्चा निगल सकते हैं। ये इमोर्टल कल्टीवेशन वर्ल्ड है। उसने 5 साल तक स्कूल के बच्चे की तरह सीखने का अपमान सहा। वो इंतजार करता रहा कि एक दिन सिस्टम उसे इमोर्टैलिटी कल्टीवेट करना सिखाएगा और वो अपनी मर्जी से इमोर्टल्स की तरह हवा में उड़ पाएगा। इमोर्टैलिटी यानी अमर होना, और इमोर्टल मतलब कभी ना मरने वाला। और वो इमोर्टल्स को ढूंढ रहा था जिनसे वो सीधा ही सीख सके। बहरहाल उसने मान लिया है कि उसके पास स्पिरिचुअल रूट्स नहीं है, जिसका मतलब वो पूरी जिंदगी मॉर्टल ही रहने वाला है। मॉर्टल्स यानी जो मर सकता है। मरने के डर की वजह से उसने गांव से दूर पहाड़ के बीच में एक छुपी हुई जगह में रहने का फैसला किया। उसके मन में हमेशा इमोर्टल्स के बीच हुई लड़ाई में मारे जाने का डर रहता है। ये घर उसे आर्किटेक्चर को पूरी तरह सीखने पर और एक एआई रोबोट फिजिक्स सीखने पर सिस्टम ने उसे इनाम के तौर पर दिया था, और एक कुत्ता भी जो वो किसी गली के कोने से लाया था। अपनी पूरी जिंदगी उसे मॉर्टल्स की तरह ही गुजारनी है और ये जगह उसकी पिछली जिंदगी से तो अच्छी ही है। यहाँ साफ वातावरण और शांति है, तो वो यहाँ खुश है। पतझड़ के मौसम में फूल गिर रहे हैं और पक्षी उड़ रहे हैं। वहाँ हम एक राजकुमारी को अपनी दासी के साथ जंगल में आते हुए देखते हैं। वो बहुत गुस्से में है। वो अपनी दासी से कहती है कि उसके पिता बहुत बुरे राजा है। उन्होंने उसकी शादी उस घिनौने और घटिया आदमी से करने के बारे में सोचा भी कैसे। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। दासी उसे धीरे चलने को कहती है, क्योंकि उसने किसी जानवर के भौंकने की आवाज सुनी है। राजकुमारी कहती है कि डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी काया लगभग कंडेंस हो चुकी है और वो अब किसी भी समय अगली स्टेज में जा सकती है। वो जानवर उसके सामने कुछ नहीं। ये सुनकर दासी कहती है कि राजकुमारी, आप 3 सालों से अपनी फाउंडेशन को बनाने में ही लगी है। राजकुमारी दासी की तरफ देखते हुए कहती है कि उसके पापा से निपटना बहुत मुश्किल है। वो ऐसी किसी जगह पर नहीं छुप सकती जो सुनसान है और जहाँ कोई नहीं रहता। क्या ऐसी जगह पर उसे कुछ ही देर में नहीं ढूंढ लिया जाएगा? तभी अचानक से वो एक घर को देखती है और कहती है कि कोई इस जंगल में भी रहता है। वो उस दरवाजे के पास जाती है और कहती है कि इस जंगल के बीच किस तरह का इंसान रहता होगा। अगर वो गलत नहीं है तो ये मटेरियल महल से बिल्कुल हल्का नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ कोई एक्सपर्ट छुप के रहता हो और वो अंदर जाने की सोचती है। वो दासी से उसे राजकुमारी ना बोलने को कहती है और दरवाजा खटखटाती है। नायनफन दरवाजा खोलने आता है और उनसे उनकी पहचान पूछता है। राजकुमारी कहती है कि उसका नाम लुओ शियू है। वो वहाँ से गुजर रही थी तो उसने जंगल में उसका घर देखा और फिर वो उससे अंदर आने की इजाजत मांगती है। नायनफन को वो सुंदर लड़की पसंद आ जाती है और वो उसे देखते हुए कहता है कि वो उसमें काय महसूस कर सकता है। लगता है वो एक कल्टीवेटर है। शायद सिस्टम की आत्मा ने स्वर्ग में से उसके लिए एक गर्लफ्रेंड भेजी है। राजकुमारी फिर से कहती है कि वो चलकर थक गई है और वो अंदर आकर थोड़ा आराम करना चाहती है। नायनफन मुड़ते हुए उसका स्वागत करता है और पूछता है कि वो वहाँ कितने दिन रुकने वाली है। वो जवाब देती है कि वो वहाँ रुकने नहीं आई, वो थोड़ा आराम करके वहाँ से चली जाएगी। नायनफन सोचता है कि उसके वहाँ 5 साल से कोई मेहमान नहीं आया।
और वो उनकी खातिरदारी कैसे करे। तभी वो अपने रोबोट शाओ बाय को आवाज देते हुए तरबूज काटकर मेहमानों को देने के लिए कहता है। राजकुमारी कहती है कि वो उसे नहीं खा सकती। तरबूज सामान्य लोगों के लिए है, उसके लिए उसे खाने का कोई फायदा नहीं। वो उसके यार्ड को देखते हुए कहती है कि वो यार्ड कुछ खास है, इसमें आत्मा को शांत करने वाली रहस्यमय शक्ति है। तभी शाओ प्लेट में तरबूज लेकर आता है और उनका स्वागत करता है। दोनों लड़कियां उसे देखकर डर जाती है। नायनफन रोबोट से कहता है कि उसने मेहमानों को डरा दिया और उसे उनसे माफी मांगने के लिए कहता है। वो उन लड़कियों से कहता है कि डरने की जरूरत नहीं, ये मेरे घर की देखरेख करता है, इसका नाम शाओ बाय है। शाओ उन्हें डराने के लिए माफी मांगता है। वो दोनों अब भी डरी हुई है। नायनफन कहता है कि ये समझाना थोड़ा मुश्किल है, पर शाओ बाय बस एआई है, इसे असल में कुछ प्रिंसिपल्स और एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस छोटी ट्रिक्स है। राजकुमारी खुद पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोलती है कि वो समझ गई। वो सोचती है कि नायनफन की नजर में स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के साथ स्पिरिचुअल रोबोट्स बस छोटी ट्रिक्स है। नायनफन खुश होते हुए सोचता है कि उसे इमॉर्टैलिटी कल्टीवेट करने वालों से यही उम्मीद थी। वो इतने मुश्किल कॉन्सेप्ट को कितनी आसानी से समझ गई। फिर वो तरबूज की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि ये तरबूज उसने अपने हाथों से उगाए हैं। वो अपनी दुनिया में ऐसे बिना पॉल्यूशन के और नेचुरल तरबूज कभी नहीं खा सकता था। तो राजकुमारी कहती है कि वो खाने के लिए तैयार है। वो सोचती है कि ये आम तरबूज है, पर वो एक्सपर्ट को ना नहीं कह सकती। वो तरबूज देखते हुए सोचती है कि ये तो बहुत सुंदर है, जैसे कोई लाल चमकदार मोती पूरी प्रतिभा के साथ चमक रहा हो। वो एक घास खाती है और अचानक से उसके पैर के नीचे से पानी आने लगता है और पानी उसके चारों तरफ से बहने लगता है। वो पीछे देखती है तो उसकी परछाई में उसे देवी नजर आती है। असल में वो स्पिरिचुअल काय थी और राजकुमारी को वो एहसास बहुत पसंद आता है। कुछ ही देर में वो हैरान रह जाती है क्योंकि वो फाउंडेशन बनाने में सफल हो चुकी थी। वो सोचती है कि 3 साल तक कष्ट सहने के बाद भी वो फाउंडेशन नहीं बना पाई, पर आज इस तरबूज को खाने के बाद, जिसमें सिर्फ स्पिरिचुअल काय ही नहीं इंसाइट भी थी, वो फाउंडेशन को बनाने में कामयाब रही। राजकुमारी नायनफन का हाथ पकड़ते हुए उसे शुक्रिया कहती है। नायनफन तुरंत जवाब में कहता है कि जैसा उसने कहा, वो एक सामान्य इंसान है और ये तरबूज भी सामान्य ही है, और उसके ब्रेक थ्रू की वजह वो तरबूज तो बिल्कुल नहीं है। वो राजकुमारी सोचती है कि एक्सपर्ट ने खुद का बेस सामान्य आदमी का इसीलिए कर रखा है क्योंकि वो सामान्य इंसान की जिंदगी को अनुभव करना चाहते हैं। उसने लगभग उनकी पहचान बता दी थी और वो खुद को लापरवाह बताती है। वो उससे माफी मांगती है। नायनफन कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि उसे तरबूज पसंद आया। तभी उसका कुत्ता ब्लैकी वहाँ आ जाता है और उनके सामने बैठ जाता है। नायनफन उसे भी कुछ तरबूज दे देता है और वो राजकुमारी से कहता है कि उसके पास ज्यादा कुछ तो नहीं, पर वो वहाँ फल और सब्जी उगाता है और ब्लैकी को वो खाना बहुत पसंद है। वो राजकुमारी ये देखकर हैरान रह जाती है कि उस तरबूज में इंसाइट थी जिसकी कीमत स्पिरिचुअल फल से भी ज्यादा होगी, और उसने एक कुत्ते को उन्हें खाने के लिए दे दिया। वो सोचती है कि शायद एक्सपर्ट उसे ये बताना चाहते हैं कि सभी की जिंदगी एक समान है और एक कुत्ते को भी खाने का अधिकार है। एक्सपर्ट ने न सिर्फ फाउंडेशन बनाने में उसकी मदद करी, बल्कि उन्होंने बहुमूल्य तरबूज से उसे हेवनली लॉ सिखाने में भी संकोच नहीं किया। फिर वो अपने बैग में से कुछ निकालती है और नायनफन को देते हुए कहती है कि इसके लिए मना मत करना। ये वो तरबूज के लिए उसका शुक्रिया अदा कर रही है। दासी कहती है कि वो उस चीज को नहीं दे सकती। राजकुमारी जवाब में कहती है कि वो सिर्फ आर्मानेंट है, वो उनकी दयालुता को नजरअंदाज नहीं कर सकती और उसे नहीं पता कि क्या वो भविष्य में फिर कभी आके तरबूज खा सकती है या नहीं। नायनफन कहता है कि अगर उसे तरबूज खाने हैं तो वो कभी भी आ सकती है और एक तरबूज के लिए उसे वो जेड देने की जरूरत नहीं है, पर वो नायनफन को जेड दे देती है। फिर वो नायनफन से आज के लिए शुक्रिया कहती है और वहाँ से चली जाती है। दोनों लड़कियां अपने घर की ओर जा रही थी। तभी दासी पूछती है कि उसने वो अनमोल जेड उस इंसान को क्यों दे दिया। शियू कहती है कि बहुत से कल्टीवेटर सेंट को मॉर्टल की तरह जीना पसंद है, वो एक बेमिसाल एक्सपर्ट है।
और एक राजकुमारी का ये कर्तव्य है कि वो एक्सपर्ट को अपना दोस्त बनाए। वैसे तो वो महान और ताकतवर है। उन्होंने जेड को देख लिया, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। उन्होंने जरूर इस राजकुमारी की पहचान और ईमानदारी को महसूस कर लिया होगा। उनका वो जेड लेने का मतलब साफ है कि उनके बीच रिश्ता बन चुका है और वो आज बहुत खुश है। वो दासी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, क्या अब हम वापस घर जा रहे हैं? क्या अब डुआनमू ली से शादी करने के लिए तैयार है? वो वहीं रुकते हुए बोलती है कि वो उस बारे में तो भूल ही गई। नायनफन के घर में नायनफन ब्लैकी और शाओ को जेड दिखाते हुए बोलता है कि बेशक ये पत्थर सामान्य क्वालिटी का है और इसकी नक्काशी भी मुश्किल से पर्याप्त है, पर ये पहली बार है जब उसे किसी लड़की से तोहफा मिला है। तभी ब्लैकी उसके हाथ से जेड ले लेता है और भाग जाता है। नायनफन उसके पीछे भागता है और उसका नाम चिल्लाता है। कुछ ही दूरी पर 3 लोग एक क्लिफ पर खड़े उसकी आवाज सुनते हैं। उसमें से एक बोलता है कि यहाँ कोई मॉन्स्टर है और वो पास ही है। अगले सीन में नायनफन एक तालाब के पास बैठकर मछलियाँ पकड़ रहा है। वो बैठकर इंतजार कर रहा है और लाखों मिनट गुजरने के बाद भी वो इंतजार ही कर रहा है और रात हो जाती है। नायनफन ये सोचकर दुखी होता है कि वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। वो सोचता है कि वो कभी मछली नहीं पकड़ पाता और ब्लैकी से पूछता है कि क्या तुमने सारी मछलियाँ खा ली? वो ब्लैकी की तरफ गुस्से से देखते हुए बोलता है कि उसे याद है उसने यहाँ एक गोल्डन कार्प डाली थी और वो उसे नहीं दिख रही। जबकि ब्लैकी पागलों की तरह अपना सर हिला रहा था। वो कुछ देर ब्लैकी को शक की निगाहों से देखता है, फिर कहता है कि लगता है उसे गांव में जाकर मछलियाँ खरीदनी होगी। वो शाओ बाय को वहीं रुककर घर पे निगरानी रखने को कहता है। जब वो बाजार में जाता है तो सभी दुकानदार उसे अपनी दुकान पर आने को बोलते हैं। एक आदमी बोलता है कि मास्टर ली ने पिछली बार उनकी बेटी की बीमारी को ठीक किया था, पर उसे उनका शुक्रिया अदा करने का समय नहीं मिला। नायनफन सोचता है कि बेशक वो इमोर्टैलिटी कल्टीवेट ना कर पाए, पर सिस्टम ने उसे कम से कम कुछ काम की चीजें सिखाई है और वो दूसरों की मदद कर सकता है। यहाँ के लोगों को लगता है कि वो महान है, पर ये बस सिंपल साइंस है। वो तो कुछ मछलियों को जिंदा भी नहीं रख सकता। वो एक दुकान के पास से गुजरता है तो दुकानदार पूछता है कि क्या वो फिर से यहाँ मछलियाँ खरीदने आया है? उसने कुछ समय पहले ही तो मछलियाँ खरीदी थी। नायनफन जवाब देता है कि मुझे याद मत दिलाओ, मैंने सभी मछलियाँ तालाब में रखी थी, पर वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। वो आदमी कहता है कि क्या उसने तालाब की क्वालिटी, वातावरण और खाना चेक कर लिया? नायनफन कहता है कि उसने सब चेक कर लिया, उसे कोई दिक्कत नहीं मिली। फिर वो नायनफन के कान में बोलता है कि हो सकता है तालाब के अंदर कोई मॉन्स्टर छुपा हो। कुछ समय के लिए तो नायनफन डर जाता है। वो आदमी उसे एक कछुआ दिखाता है और बोलता है कि ये कछुआ धूप के लिए हर शाम ऊपर आएगा और वो उसे तालाब के अंदर डाल सकता है। अगर ये कछुआ बचा रहा, इसका मतलब तालाब सुरक्षित है। तो नायनफन कहता है कि अगर ये तालाब से बाहर नहीं आया तो इसका मतलब होगा कि मॉन्स्टर इसे खा चुका है। नायनफन उसे लेता है और वहाँ से चला जाता है। जाते समय वो कुछ औरतों को रोते हुए देखता है और सुनता है कि ननन को मॉन्स्टर ने पकड़ लिया है। ये सुनकर नायनफन को चिंता होती है। नायनफन सोचता है कि ननन आंटी जैंग की बेटी है। वो जब भी उसे देखती थी उसे बड़ा भाई कहती थी। दूसरी औरत उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि 3 कल्टीवेटर पहाड़ की तरफ गए हैं, वो ननन को पक्का ही बचा लेंगे। वो औरत कहती है कि बेशक कल्टीवेटर ताकतवर है, पर वो यहाँ के नहीं है और पहाड़ बहुत बड़ा है, उनके ननन को ढूंढने तक बहुत देर हो जाएगी। नायनफन उन्हें टोकते हुए बोलता है कि उसे पहाड़ों के रास्ते अच्छी तरह पता है, तो वो जाके उन्हें रास्ता बता देगा और ननन ठीक ठाक वापस आ जाएगी। वो बोलता है कि अगर वो उनके निशानों का पीछा करे तो जल्द ही उनके पास पहुंच जाएगा। एक आदमी कहता है कि मिस्टर ली, मॉन्स्टर के अंदर बुरी आत्मा है, वहां जाना बहुत खतरनाक है। तो वो कहता है कि अगर उसे कोई मॉन्स्टर दिखा तो वो वहां से भाग जाएगा, वो तो बस उन्हें रास्ता दिखाने जा रहा है। कुछ देर बाद वो जंगल में जाता है। वो डरा हुआ है और ब्लैकी के साथ आया है। वो बोलता है कि लुओ शियू भी एक कल्टीवेटर है, तो उसे उम्मीद है कि जरूरत के समय जेड उसकी मदद करेगा। वो सोचता है कि क्या मॉन्स्टर पर भी ये काम करता है। तभी ब्लैकी भौंकना शुरू करता है और एक दिशा की ओर इशारा करता है। नायनफन को समझ आता है कि ब्लैकी को रास्ता मिल गया और कल्टीवेटर्स भी मॉन्स्टर की दिशा में ही गए हैं।
उसकी उम्मीद के अनुसार इमोर्टल कल्टीवेटर्स के पास मॉन्स्टर को ढूंढने के अपने तरीके हैं। वो बेकार ही चिंता कर रहा था, पर तभी ब्लैकी उस दिशा में भागने लगता है। नाइनफन चिल्लाते हुए कहता है कि वो ननन को बचा लेंगे तो उन्हें वापस चलना चाहिए, पर वो नहीं रुकता। वो कल्टीवेटर मॉन्स्टर के सामने खड़े हैं। उनमें से एक कहता है कि वो सोच रहा था किस तरह का मॉन्स्टर इस तरह आक्रामक होने की हिम्मत कर सकता है, तो वो बस लियोपर्ड मॉन्स्टर था। पहला कल्टीवेटर, जिसका नाम लुओ हाउ है, कहता है कि वो पहली बार सेक्ट से बाहर निकला है। अगर उसने आज मॉन्स्टर को मार दिया तो मास्टर उसकी तारीफ जरूर करेंगे। दूसरी कल्टीवेटर बाय लोशेंग बोलती है कि भाई, ऐसे छोटे मॉन्स्टर को मारने से तारीफ क्यों मिलेगी। तीसरा कल्टीवेटर किन जू कहता है कि लियोपर्ड मॉन्स्टर, हम वान जियान इमोर्टल सेक्ट के डिसाइपल हैं और हम यहाँ लोगों को बचाने आए हैं। मॉन्स्टर हंसते हुए कहता है, मूर्खों, 3 बदबूदार बच्चे मॉन्स्टर को मारने आए हैं। वो कहता है कि आज वो उन सभी को खा जाएगा। लुओ हाउ अपनी शक्तियों से तलवार का इस्तेमाल करता है। वो मॉन्स्टर कहता है कि तुम बहुत स्लो हो। वो 2 साल कल्टीवेट करने के बाद खुद को हीरो समझ रहा है, जबकि मॉन्स्टर 200 सालों से कल्टीवेट कर रहा है। वो उन सभी को एक उंगली से भी आसानी से हरा सकता है और वो उनकी तलवार तोड़ देता है। उनमें से 2 गिर जाते हैं और बाय शुआंग से जल्दी डिफेंड करने को बोलते हैं। वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसने बड़े भाइयों को एक ही वार में हरा दिया। तभी मॉन्स्टर उसके पास आके कहता है कि लड़कियों का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। वो बड़े भाइयों को उसकी मदद के लिए बुलाती है। उनमें से एक कहता है कि अगर उसने जूनियर को हाथ भी लगाया तो वो उसे जान से मार देगा। वो वानजियांग इमोर्टल सेक्ट के डिसाइपल है, उनका सेक्ट उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर मॉन्स्टर हंसने लगता है और कहता है कि वो उसकी सुंदर जूनियर को उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे खाएगा। तभी जंगल में से किसी की आवाज आती है और मॉन्स्टर पीछे मुड़ के कहता है कि उसे यकीन नहीं होता कि कोई कितनी शांति से वहां आ गया। किन कहता है कि क्या कोई उन्हें बचाने आ गया। लुओ कहता है कि शायद मास्टर ने महसूस कर लिया होगा कि वो खतरे में है। मॉन्स्टर सोचता है कि क्या वो वानजियांग इमोर्टल सेक्ट का मास्टर है, पर वो ध्यान से देखता है तो वो बस गुजरता हुआ कुत्ता था। मॉन्स्टर कहता है कि उसने उसे खामखा डरा दिया। वो आज अच्छे मूड में है तो वो उसे नहीं खाएगा। पर ब्लैकी जवाब देता है कि लियोपर्ड मॉन्स्टर, अपनी हार मान लो इससे पहले कि देर हो जाए। वो तीनों ये सुनकर पूरी तरह से चौंक जाते हैं कि उस कुत्ते ने अभी बात करी। वो मॉन्स्टर कहता है कि क्या तुम कल्टीवेट करके पागल हो चुके हो, तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो। ब्लैकी जवाब देता है कि वो ज्यादा बाहर नहीं निकलता तो उसे नहीं पता। उस मॉन्स्टर की आंख चमकने लगती है और उसके हाथ में से ऊर्जा भी निकलने लगती है और वो कहता है कि वो उसे इतना मारेगा कि उसका दिमाग सही जगह पर आ जाएगा। वो उस पे ऊर्जा का हमला करते हुए बोलता है कि अपनी अगली जिंदगी में पागल कुत्ते मत बनना। पर ब्लैकी सारी ऊर्जा को खा जाता है और बोलता है कि उसका पेट भर गया। मॉन्स्टर को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। ब्लैकी खड़े होते हुए बोलता है कि उसके मास्टर वहां आ रहे हैं तो उसके पास ज्यादा समय नहीं है। ब्लैकी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और आसमान में अंधेरा छा जाता है। ब्लैकी कहता है कि क्योंकि मॉन्स्टर ने कुछ ऐसा किया है जो ब्लैकी को पसंद नहीं है तो अब उसे इसकी सजा मिलेगी। और इतना कहकर वो आसमान में एक बड़े कुत्ते का पंजा बना देता है और उस पंजे से मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। लियोपर्ड बिल्ली बनने का नाटक करते हुए कहता है कि वो तो बस छोटा मॉन्स्टर लियोपर्ड है और माफी की भीख मांगने लगता है। ब्लैकी जवाब में कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और वो उसे मार देता है। तभी आसमान में सूरज निकल आता है। तीनों कल्टीवेटर सर झुकाकर उनकी जान बचाने के लिए उसको शुक्रिया कहते हैं। ब्लैकी कहता है कि खड़े हो जाओ, मेरे मास्टर को आम पहचान के साथ मॉर्टल की जिंदगी जीना पसंद है। याद रखो कि तुम तीनों ने मॉन्स्टर को मारा है, मैंने कुछ नहीं किया। और जब उसके मास्टर वहां आए तो उनसे आम आदमी की तरह बातें करना और मुझसे आम कुत्ते की तरह। वो सोचते हैं कि ऐसे ताकतवर मॉन्स्टर का मास्टर कौन हो सकता है और वो सभी कहते हैं कि वो याद रखेंगे। कुछ ही देर में नायनफन वहां ब्लैकी का नाम पुकारते हुए आता है। तीनों कल्टीवेटर ये सोच के खुश हो जाते हैं कि वो जल्द ही असाधारण इंसान से मिलने वाले हैं। नायनफन बहुत थका हुआ है और कहता है कि ब्लैकी, तुम मेरी आवाज का कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे। वो तीनों कल्टीवेटर उसे देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं।
नायनफन वहाँ आकर ब्लैकी को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि वो उसकी बात क्यों नहीं सुनता। फिर ब्लैकी उसे चाटना शुरू करता है। बाय उसे ऐसा करते देख डर जाती है। दूसरे भी उसको इमोर्टल कुत्ते के साथ ऐसा व्यवहार करते देख हैरान होते हैं। लुओ सोचता है कि यहाँ कुछ तो सही नहीं है। उसके अंदर स्पिरिचुअल पावर फ्लक्चुएशन नहीं हो रही। चाहे कोई किसी भी तरह से देख ले, ये पक्का मॉर्टल ही है। नायनफन ब्लैकी को सहला रहा था, तभी वो लुओ को देखता है और तुरंत खड़े होके उससे उसके कुत्ते द्वारा किसी भी तरह की गई गलती के लिए माफी मांगता है और उन्हें बचाने के लिए उसका शुक्रिया कहता है। लुओ किनजू का सर झुकाते हुए एक्सपर्ट से इज्जत से मिलने को कहता है। बाय अपनी पहचान करवाते हुए कहती है कि उसका नाम बाय लोशेंग है और वो वांजियान इमोर्टल सेक्ट के मास्टर की बेटी है। नायनफन उसे नजरअंदाज करते हुए कहता है कि उसे मॉन्स्टर को करीब से देखना है। वो कहता है कि उसकी पिछली जिंदगी में इस जानवर को बचाया जाता था। उन तीनों को उसकी बात समझ नहीं आती। तभी नायनफन उस मॉन्स्टर के शरीर में कुछ चमकता हुआ देखता है और उसके बारे में पूछता है। लुओ बताता है कि ये मॉन्स्टर डीमन डैन है। लियोपर्ड मॉन्स्टर जितने ताकतवर मॉन्स्टर का डीमन डैन बहुत कीमती होता है। अगर इसका इस्तेमाल कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए किया जाए तो ये रियल्म के 3 लेवल को बढ़ा सकता है। नायनफन कहता है कि उसने ये अपनी पिछली जिंदगी में सिर्फ टीवी सीरीज में देखा था। फिर वो डैन बाय को देते हुए कहता है कि तुम्हें इसे संभाल के रखना चाहिए। लुओ कहता है कि लियोपर्ड मॉन्स्टर को वो सिर्फ भाग्य का साथ मिलने की वजह से ही हरा पाए, इसलिए वो इसे लेने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। नायनफन कहता है कि उस मॉन्स्टर को उन्होंने ही हराया है, तो डीमन डैन उन्हीं का हुआ। बाय को लगता है कि एक्सपर्ट उनकी ईमानदारी जांच रहे हैं। अगर उसने उसे ले लिया तो क्या पता वो मारी जाए। बेशक वो उसे खुद से दूर नहीं करना चाहती, पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। वो नायनफन से कहती है कि वो इस डैन को नहीं रख सकते। तभी ब्लैकी भौंकने लगता है और प्यारा चेहरा बनाता है, तो नायनफन कहता है कि डैन को वो रख सकती है और वो खुद लियोपर्ड की बॉडी रख लेगा। उसे जानना है कि मॉन्स्टर लियोपर्ड का स्वाद कैसा होता है। वो दोनों कल्टीवेटर ये सुनकर चौंक जाते हैं, जबकि बाय खुश होती है कि वो डैन को अपने पास रख सकती है। फिर नायनफन कहता है कि लियोपर्ड के शरीर को ब्लैकी वापस लेकर चलेगा। ब्लैकी ये सुनकर चिढ़ जाता है और कल्टीवेटर्स की तरफ देखता है और वो समझ जाते हैं कि अब मॉन्स्टर के शरीर को उन्हें ही ले जाना पड़ेगा। सूरज ढल रहा है और वो सभी गांव की तरफ जा रहे हैं। किन ना चाहते हुए भी कहता है कि मास्टर ली चिंता मत करो, वो बहुत ताकतवर है, तो मॉन्स्टर के शरीर को ले जा सकता है, इसलिए उसे उसके कुत्ते को थकाने की जरूरत नहीं। नायनफन हंसते हुए कहता है कि अगर तुम यही चाहते हो तो फिर ठीक है। बाय उसे वेंजियान इमोर्टल सेक्ट में आने का निमंत्रण देती है, जहाँ के लॉर्ड उसके पापा है। नायनफन ये सुन के कहता है कि आजकल के सभी इमोर्टल कल्टीवेटर्स कितने अच्छे हैं। उसे लगता है कि वो शांतिप्रिय इमोर्टल कल्टीवेटर्स की दुनिया में आ गया है। तभी गांव वाले उन्हें देखकर चिल्लाते हैं कि वो वापस आ गई और ननन सुरक्षित है। ननन अपनी मम्मी की तरफ भागती है। गांव वाले नायनफन का शुक्रिया करते हैं, तो वो कहता है कि आंटी जैंग मॉन्स्टर को उन 3 कल्टीवेटर्स ने मारा है और उसने तो कुछ भी नहीं किया। लुओ ये सुनकर चौंक जाता है कि नायनफन मॉन्स्टर को मारने का श्रेय उन्हें दे रहा है। उसने डीमन डैन भी उन्हें दे दी। फिर नायनफन उन तीनों से कहता है कि वो सभी थक गए होंगे, तो वो उसके घर पर आ सकते हैं और वो लियोपर्ड का स्वाद चख सकते हैं। वो सभी हाँ में जवाब देते हुए कहते हैं कि वो जरूर चलेंगे। उसके घर पर शाओ उनका स्वागत करता है और वो सभी स्पिरिचुअल रोबोट को देखकर डर जाते हैं। नायनफन कहता है कि वो कोई स्पिरिचुअल रोबोट नहीं, वो बस छोटी ट्रिक है। फिर वो उन्हें अंदर आने को कहता है। बाय लुओ से कुछ कहना चाहती है, पर वो कहता है कि उसे पता है वो क्या कहना चाहती है। अगर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल रोबोट एक छोटी चीज है, तो उनकी नजर में वो छोटी ही होगी। सिर्फ वही नहीं, पर इस घर में सभी कुछ स्क्वायर और सर्कल का एकदम परफेक्ट होना, ये जमीन जो शीशे से भी ज्यादा स्मूथ है, और वो कुर्सी जिस पर वो बैठे हैं इतनी मुलायम है कि ऐसा लगता है वो खुद की ऐस पकड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। नायनफन कहता है कि वो सुनसान जगह पर रहता है और उसके यहाँ ज्यादा मेहमान नहीं आते। वो उन्हें उसे अपना ही घर समझने को कहता है। वो वहाँ के सामान को देखकर कहते हैं कि एक्सपर्ट कितने शानो शौकत से रहते हैं। नायनफन सोचता है कि उन्हें जरूर ही इंटीरियर पसंद आया होगा, क्योंकि ये मॉडर्न दुनिया का है। बेशक वो कल्टीवेटर्स है,
पर उन्होंने कभी इतना मॉडर्न कुछ नहीं देखा। किन कहता है कि वो कुछ पूछना चाहता है और पूछता है कि उसके बगल में रखी मशीन क्या है। बाकी दोनों भी उस मशीन के बारे में जानना चाहते थे। नायनफन बताता है कि वो एयर प्योरीफाइंग ह्यूमिडिफायर है, इससे हवा शुद्ध और साफ हो जाती है। किन इतना हैरान हो जाता है कि वो बोलने ही वाला था कि ये सिर्फ ताजी हवा के लिए ही नहीं, ये उसके आगे बोलने से पहले ही लुओ उसके ऊपर गिर जाता है। तो किन कहता है कि तुम बैठकर भी कैसे गिर सकते हो। लुओ धीरे से उठते हुए कहता है कि तुम पागल हो गए हो। लॉर्ड डॉग ने हमें पहले ही इनसे आम आदमी की तरह व्यवहार करने की चेतावनी दी थी, तो उन्हें इनसे मॉर्टल की तरह ही व्यवहार करना होगा। अगर उन्होंने बोला कि ये हवा साफ करने के लिए है तो ये इसीलिए है। किन जवाब में कहता है कि वो लापरवाह हो गया था। नायनफन पूछता है कि क्या उसे उसकी बात समझ नहीं आई, तो किन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सोच रहा था कि यहाँ की हवा बहुत ताजा है, तो वो इस मशीन की वजह से थी। नायनफन हंसते हुए कहता है कि हवा ही नहीं, यहाँ पानी भी वाटर प्योरीफायर से साफ होता है। वो उन्हें दिखाता है कि उन्हें बस ये बटन दबाना है और पानी खुद आ जाएगा। वो तीनों उस पानी को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि ये स्पिरिचुअल पानी है। बाय उसकी तुलना स्पिरिचुअल अमृत से करती है। नायनफन कहता है कि उसे खुशी है कि उन्हें ये पसंद आया। वो पीछे खाना पकाने जा रहा है। अगर वो उसमें चाय पत्ती डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, पर जैसे ही वो बाहर जाता है वो सभी राहत की सांस लेते हैं और साथ ही बुरी तरह से डरे हुए भी हैं। किन कहता है कि वो अभी बहुत लापरवाह था। लुओ सोचता है कि वो एक असाधारण एक्सपर्ट के पास आ गए हैं। बाय किन से कहती है कि अगर उसने एक्सपर्ट को गुस्सा दिलाया तो वो उसे बिल्कुल नहीं बचाने वाली। लुओ कहता है कि ध्यान से सुनो, अगर उन्होंने मास्टर ली से दोस्ती कर ली तो ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। बेशक एक्सपर्ट अच्छे इंसान दिखते हैं, पर हम वो अपना वाक्य पूरा भी नहीं करता कि किन वहाँ से कुछ उठाते हुए सोचता है कि वो क्या है। लुओ गुस्से में बोलता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे और एक्सपर्ट का सामान उनकी इजाजत के बिना छूने की कोशिश मत करो। किन उसे शांत कराते हुए कहता है कि उसने उसे लापरवाही ना करने के लिए बोला है तो वो नहीं करेगा, और वैसे भी उसे ये स्क्रोल डस्टबिन से मिला है। लुओ कहता है कि फिर भी उन्हें सावधान रहना चाहिए। किन जवाब में कहता है कि उन्हें इसे खोलकर इसके अंदर देखना चाहिए। तो लुओ कहता है कि ये कल्टीवेटर्स के तरीके नहीं है, पर फिर उससे स्क्रोल लेकर खुद खोलने लगता है। पेंटिंग खोलने पर वो देखता है कि उसमें एक आदमी नाव पर एक डंडी के साथ खड़ा है। अचानक से लुओ को महसूस होता है कि उस आदमी के हाथ में तलवार है और वो नाव में से छलांग लगाता है। वो खुद नदी के किनारे खड़ा है और वो आदमी तलवार उसके आर पार कर देता है। लुओ ने शॉर्ट इंटेंट महसूस करी। वो कहता है कि इस पेंटिंग में शॉर्ट इंटेंट है और वो कुछ देर के लिए अपने होशो हवास खो देता है। किन उसका नाम पुकारते हुए पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो होश में आते हुए कहता है कि वो ठीक है। वो कहता है कि वो एक नजर में ही पेंटिंग के अंदर खो गया था। बाय कहती है कि उसने पेंटिंग के अंदर तलवारबाज को दूसरे आदमी से लड़ते देखा। वो नदी के दूसरी तरफ था। जैसे ही उसे पता चला कि वो नदी के किनारे है, उसने अपनी तलवार बाय के आर पार कर। उसने भी इस पेंटिंग में शॉर्ट इंटेंट महसूस करी। किन कहता है कि उसने कुछ महसूस नहीं किया। बाय चिल्लाते हुए कहती है कि वो इतनी ताकतवर इंटेंट थी, उसने कैसे महसूस नहीं करी। तुम वेंजियन इमोर्टल सेक्ट के डिसाइपल कहलाने लायक नहीं हो। लुओ किन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है कि वेंजियन इमोर्टल सेक्ट के डिसाइपल तलवारबाज की टेक्निक को कल्टीवेट करते हैं, इसलिए वो शॉर्ट इंटेंट को लेकर बहुत भावुक है। किंजू स्लो लर्नर है तो उसका कम सीखना बड़ी बात नहीं है। वो तीनों आपस में बहस करने लगते हैं। तभी नायनफन वहाँ आ जाता है और पूछता है कि क्या वो उसकी बात कर रहे हैं। लुओ कहता है कि उसकी चीजों को उसकी इजाजत के बिना छूने के लिए वो माफी चाहते हैं। नायनफन कहता है कि उसने ये तस्वीर ऐसे ही बना दी थी, तो ये एक सिंपल स्केच है और उसका लेवल इससे कहीं अच्छा है। सिंपल स्केच सुनकर उन तीनों का चेहरा देखने लायक होता है। लुओ कहता है कि अगर ये सिंपल स्केच है तो क्या वो इसे ले जा सकते हैं। ये सुनकर नायनफन खुश और शर्माते हुए बोलता है कि अगर ये उन्हें इतना ही पसंद आया तो वो इसे रख सकते हैं। लुओ अपना सर झुकाते हुए कहता है कि अब उन्हें वहाँ से जाना चाहिए। वो उस पेंटिंग को किसी वजह से जल्द अपने मास्टर के पास ले जाना चाहते थे। लुओ कहता है कि वो इस दयालुता को नहीं भूलेंगे। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं।
नाइनफन उन्हें उड़कर जाते हुए देखता है और सोचता है कि उन्होंने ननन को बचाया और बदले में एक सिंपल पेंटिंग के अलावा कुछ भी नहीं लिया। वो ब्लैकी के सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है कि इसीलिए सिस्टम ने कहा था कि उनके पास इमोर्टैलिटी कल्टीवेट करने का टैलेंट नहीं है। उनकी तुलना में वो खुद को छोटा कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि राजकुमारी की माँ उससे पूछती है कि क्या तुम सपना तो नहीं देख रही थी। वो कहती है कि अगर वो सपना होता तो वो फाउंडेशन बनाने में कामयाब कैसे होती। वो चिढ़ते हुए बोलती है कि उसके पापा ने उसे डुआन मुली से शादी करने के लिए बोला है, इसीलिए वो रात भर सो नहीं पाई। उसकी माँ जवाब देती है कि वो और उसके पापा अंदर और बाहर की परेशानियों से लड़ रहे हैं। वो कहती है कि अगर उन एक्सपर्ट के पास कोई सुझाव या रास्ता है तो अच्छा होगा, वरना एक राजकुमारी होने के नाते तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम डुआन मुली से शादी करो। शाओ लेपर्ड का मीट पका रहा था और नायनफन आराम कर रहा था। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। नायनफन दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वहाँ शियू थी। वो कहती है कि अचानक से आने के लिए वो माफी चाहती है, पर उसकी मम्मी उससे मिलना चाहती थी। वो उसे डराते हुए कहती है कि हेलो, मेरा नाम जोंग जियू है। नायनफन कुछ पल के लिए तो घबरा जाता है, पर कहता है कि उसकी माँ भी बहुत सुंदर है तो उनका ऐसा बर्ताव करना बनता है। वो उनका स्वागत करते हुए कहता है कि उसने अभी लंच बनाया है। वो शाओ से कहता है कि हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हैं तो उन्हें और खाना बनाना होगा। शाओ चिढ़ते हुए कहता है कि उसे इनकी वजह से फिर से काम करना पड़ेगा। जोंग भी उस रोबोट को देखकर डर जाती है और उसके बारे में पूछती है। शियू कहती है कि ये तो एक्सपर्ट के घर में एक सिंपल गैजेट है। वो इस पर ज्यादा ध्यान दे रही है क्योंकि उन्होंने उसे पहले कभी नहीं देखा। शाओ भाई कहता है कि प्यारी औरतों, तुम्हारा यहाँ फिर से आने का शुक्रिया। इस समय उसकी माँ का चेहरा देखने लायक था। वो सोचती है कि ये किस तरह का रोबोट है जो खाना बनाने के साथ लड़कियों को चिढ़ाता भी है। वो उस रोबोट की तुलना में ज़ेनचाओ डायनेस्टी के खजाने को कचरा बोलती है। फिर शियू और उसकी माँ खाना खाने के लिए बैठती है तो शियू पूछती है कि क्या ये स्वादिष्ट है। ये सुनकर उसकी माँ चिल्लाते हुए कहती है कि मास्टर ली से ऐसे मत पूछो। तो शियू चौंकते हुए कहती है कि आपके विचार तो बड़ी जल्दी बदल गई। फिर नायनफन शाओ को मीट काटकर मेहमानों को देने के लिए बोलता है तो शाओ उसकी बात मानते हुए काटना शुरू करता है और अंत में खाना सजाकर प्लेट में रख देता है। वो दोनों उसकी खुशबू से ही मोहित हो जाती है। जैसे ही वो खाना खाती है उनके मुंह में परफेक्ट फ्लेवर और मसालों का ऐसा मिक्सचर जाता है कि वो सारा चट कर जाती है। ये देखकर नायनफन कहता है कि अगर उन्हें ये इतना ही पसंद आया तो उसने रात के लिए कुछ बचा के रखा था, वो ये भी खा सकती है। शियू और जोंग दोनों उस पीस को पहले लेना चाहती थी और जोंग उसे लेकर खा जाती है। शियू उसे देखती ही रह जाती है। नायनफन फिर उनके वहाँ आने की वजह पूछता है। जोंग सोचती है कि वो खाने में इतना खो गई कि वो अपने असली काम के बारे में भूल ही गई और वो शियू को अपनी असली पहचान बताने को कहती है। शियू हाँ में जवाब देते हुए बोलती है कि मास्टर ली, वो कायन लोंग शियान डायनेस्टी की बड़ी राजकुमारी है और वो आज वहाँ बहुत जरूरी विनती करने आई है। वो कहती है कि वो ये छुपाना तो नहीं चाहती थी। उसके पापा ने हाल ही में राजगद्दी संभाली है पर उनका शासन स्थिर नहीं है। वो एक कठिनाई में फंसे हुए हैं क्योंकि वहाँ 2 ताकतवर मंत्री इंचार्ज हैं। उसके पिता को चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ी और उन्होंने उसकी शादी एक धोखेबाज के बेटे से तय कर दी। शियू नायनफन को देखते हुए कहती है कि वो जरा सा भी हैरान नहीं है। इसका मतलब मास्टर ली ने सब कुछ पहले ही देख लिया होगा। वो सच में महान एक्सपर्ट हैं। जबकि नायनफन को कुछ समझ नहीं आया और कहता है कि वो उसके राजनीति के मामले को तो नहीं समझता, पर इससे उसे एक बात समझ आ गई कि ये किसी नाटक की कहानी है। वो दोनों उसके जवाब से हैरान होते हुए कहती है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया। वो कहता है कि उसने इस तरह की कई कहानियां देखी है। तो वो दोनों कहती है कि कई कहानियां का मतलब उसने कई डायनेस्टी को ऐसी सिचुएशन में देखा है तो उन्हें कोई रास्ता भी जरूर पता होगा। शियू लगभग रोते हुए कहती है कि मास्टर ली से पूछने का निर्णय आखिर सही साबित हुआ। नायनफन सोचता है कि उसके पिता ने उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ तय कर दी तो ये उसे गलत लगा होगा। फिर वो कहता है कि चिंता मत करो, उसे सब विस्तार से बताओ। वो उसे निर्णय लेने के लिए कई सारे रिसोर्स तैयार करेगा। शियू सोचती है कि ये इतना एक्साइटेड क्यों लग रहे हैं। मॉर्टल वर्ल्ड की मेन ताकत सेलेस्टियल डायनेस्टी और सेक्ट में बटी हुई है। सेलेस्टियल डायनेस्टी वो डायनेस्टी है जिस पर कल्टीवेटर्स शासन करते हैं।
ये दुनिया इमोर्टल कल्टीवेटर रिसोर्स से बनी है और वहाँ के सैनिक भी इमोर्टल कल्टीवेटर्स ही हैं। सेलेस्टियल डायनेस्टी के कल्टीवेटर्स इंसानों पर राज करते हैं और इंसानों को मॉन्स्टर्स से भी बचाते हैं। जहाँ तक कायन लोंग सेलेस्टियल डायनेस्टी की बात है तो ये दुनिया में कई सारी इमोर्टल डायनेस्टी में से एक है और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी इमोर्टैलिटी ही है। यहाँ ज्यादातर इमोर्टल कल्टीवेटर सीधे साधे हैं और ताकतवर स्किल में अच्छे नहीं हैं। इसलिए इसका परिणाम दो ताकतवर मंत्रियों का गठबंधन था और होली किंग तो सिर्फ नाम के लिए ही है। प्रधानमंत्री शाओ जोंग एक घमंडी इंसान है। बेशक नेशनल लीडर का प्रभाव प्रधानमंत्री से कम है, उनके भी छुपे राज हैं। उनकी मिलीभगत से वो दुष्ट चीजें करते हैं। होली किंग ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की पर उनके हाथ असफलता ही लगी। वो नायनफन से पूछती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। नायनफन कुछ देर सोचने के बाद बोलता है कि क्या उन्होंने 36 स्ट्रेटजाम के बारे में सुना है। 36 स्ट्रेटजाम एक पुरानी चाइनीज किताब है जिसमें मिलिट्री और वॉर के बारे में लिखा है। वो दोनों चौंकते हुए कहती है कि उन्होंने इस बारे में नहीं सुना। नायनफन कहता है कि वो उन्हें मस्ती के लिए समझाएगा। वो कहता है कि पहली चाल का नाम है कुछ नहीं से कुछ बनाना। ये अफवाहें फैला दो कि नेशनल टीचर के बेटे की उपपत्नी का चयन नेशनल टीचर के ऊपर ही निर्भर है। उनका लक्ष्य होली किंग से अच्छी दोस्ती करना है ताकि वो राजा के निर्णय खुद ले पाए। फिर दूसरी चाल चलो। राजकुमारी और प्रधानमंत्री के बेटे आपस में खुशी से बातें करते थे और वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। राजकुमारी को फिर नेशनल टीचर के बेटे से कहना होगा कि प्रधानमंत्री का बेटा उसे रोज तंग करता है और उसके पिता हमारी शादी को बर्बाद करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। फिर वो लड़का कहेगा कि उसका परिवार कितना घटिया है। राजकुमारी आप चिंता मत करो, मैं अभी अपने पिता से बात करता हूँ। वो उनके प्यार को यूं खत्म नहीं होने देगा और फिर खेल शुरू हो चुका होगा। अब बस उन्हें इंतजार करना है। उन्हें आपस में लड़ता देखो और उस समय का फायदा उठाओ। वो दोनों ये सुनकर हैरान रह जाती है। शियू कहती है कि बेशक उसे ज्यादा समझ नहीं आया पर यह संभव लगता है। नायनफन खुद से कहता है कि 3 किंगडम के कुछ पेज इस तरह की परेशानी को हल करने के लिए काफी है। 3 किंगडम एक रोमांस नोवेल है और उसने ये लव ट्रायंगल की कहानी उसी नोवेल से सुनाई है। फिर वो मुस्कुराने लगता है। जोंग सोचती है कि ये सिर्फ कमाल की चाल नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा शक्ति है। यहाँ तक कि एक कैजुअल रणनीति भी खराब हवा का कारण बन सकती है। इससे खून की बाढ़ आ जाएगी। भयानक, ये बहुत भयानक है। वो नायनफन को अपना दुश्मन नहीं बना सकते। नायनफन जारी रखते हुए बोलता है कि पर ये तुम्हारा काम है। तुम उनके रिश्ते को बिगाड़ सकती हो या नहीं, ये तुम्हारी चालबाजी पर निर्भर है। शियू खड़े होते हुए जवाब देती है कि वो समझ गई और नायनफन को शुक्रिया कहती है। कुछ देर बाद शियू और जोंग वहाँ से चले जाते हैं और जंगल में चल रहे हैं। शियू अपनी माँ से कहती है कि वो कुछ कहना चाहती है और उसे उम्मीद है कि वो गुस्सा नहीं करेगी। उसने मास्टर ली को जेड पेंडेंट तोहफे के रूप में दे दिया जो उसके पिता ने उसे दिया था। जोंग जवाब में कहती है कि पागल लड़की, अगर वो जेड पेंडेंट से भी ज्यादा कीमती गिफ्ट मास्टर ली को दे दे तो भी वो बुरा नहीं मानेगी। इस बार मास्टर ली ने हमारी मदद करी है। जब हम वापस आएंगे तो हमें खजाने में से इससे भी बड़ा गिफ्ट देना होगा। अगर ये आदमी सच में अच्छा है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। नायनफन अपने घर में जेड पेंडेंट को देखते हुए कहता है कि ये उसे किसी दुकान से उठाया हुआ लगा था। उसे भरोसा नहीं हो रहा कि वो सेलेस्टियल डायनेस्टी के राजकुमारी की चीज है। उसे उम्मीद है कि वो भविष्य में उसकी मदद करने से मना नहीं करेंगे। फिर वो कहता है कि अगर वो नक्काशी की प्रैक्टिस करने ही वाला है तो वो उस जेड के आकार को भी बदल देगा। वो आकार को बदलने के बाद जेड पेंडेंट को अपने घर के बाहर टांग देता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जो कछुआ नायनफन ने खरीदा था वो एक पत्थर पर बैठा हुआ है और नायनफन उसे छुपकर देख रहा है। वो डरा हुआ है और शाओ और ब्लैकी से कहता है कि वो कोई कल्टीवेटर नहीं है तो उसका मॉन्स्टर से डरना गलत नहीं है। ब्लैकी और शाओ सोचते हैं कि उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं। नायनफन कहता है कि कछुआ यहाँ कई दिनों से है, इससे ये जाहिर है कि इस पूल में कोई मॉन्स्टर नहीं है और ये अच्छी बात है, वरना उसे नहीं पता कि वो कहाँ जाता। इस दुनिया में 2 ग्रुप है, पहला सेलेस्टियल डायनेस्टी और दूसरा सेक्ट 10,000 स्वॉर्ड सेक्ट उनमें से एक है। पुराने समय में 10,000 स्वॉर्ड सेक्ट के विजार्ड के पूर्वज तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। उन्होंने क्योंग नामक पहाड़ को एक स्लैश में ही काट दिया था।
अब उस पहाड़ का नाम डबल स्वॉर्ड पीक है और इसीलिए 10,000 स्वॉर्ड सेक्ट स्थापित हुआ। पर जैसे जैसे समय बीता, उनके डिसाइपल्स की ताकत पीढ़ी दर पीढ़ी कम होती चली गई। आखिरकार वो समय आ गया जब उनका अंत निकट है। हम उस सेक्ट के एक डिसाइपल को देखते हैं जो सेक्ट छोड़कर जाते हुए कहता है कि वो अभी इंटर्नशिप पीरियड में है और पक्का एम्प्लॉय नहीं बना है, और वो ऐसी चीज का भाग नहीं बनना चाहता जो खत्म होने वाली हो। और वो सेक्ट मास्टर को अलविदा कहकर वहां से जाने लगता है। मास्टर कहते हैं कि चले जाओ, सभी जा रहे हैं, क्योंकि उसे भी पता है कि ये 10,000 स्वॉर्ड सेक्ट का अंत है। मास्टर खड़े हैं, तभी पीछे से एक औरत आती है और कहती है कि कुछ डिसाइपल जाने से झिझक रहे हैं। वो कहते हैं कि वो आखिरी समय तक लड़ेंगे, वो उन्हें वहां से जाने के लिए नहीं कह पा रही। मास्टर कहते हैं कि फालतू के त्याग मत करो, स्वॉर्ड डीमन ने हमारी छत पर तलवार घुसा के हमें उकसाया है और वो खुद उस तलवार के पास भी नहीं जा पा रहा। 3 साल पहले वहां अचानक से स्वॉर्ड डीमन आ गया। उसके हाथ में टूटी हुई तलवार थी और उसने अकेले ही वर्ल्ड स्वॉर्ड सेक्ट को चुनौती दी, जिसे अब तक कोई नहीं हरा पाया था। उनका सेक्ट भी उससे हार गया, उनका पूरा परिवार मारा गया। पूरी दुनिया में कोई उसकी तलवार नहीं उठा सकता, तो मेरी उससे तुलना भी कैसे की जा सकती है। मास्टर उस औरत को भी जाने को कहते हैं और बोलते हैं कि वो उस डीमन से अकेले ही मुकाबला करेगा। वो औरत कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। तभी वहाँ वही 3 कल्टीवेटर आ जाते हैं और बाय मास्टर को पापा कहते हुए बोलती है कि वो लौट आए हैं। वो कहती है कि उन्होंने वापस आते समय उनके साथी डिसाइपल्स को जाते हुए देखा। वो बोल ही रही थी कि तभी उसके पिता उन पर जोरदार हमला करते हैं। वो पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसके पिता कहते हैं कि उन्हें वापस नहीं आना चाहिए था। यहाँ से चले जाओ, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें जाने पर मजबूर कर दूंगा। लुओ कहता है कि कृपया उनकी बात सुनो, उन्हें इस यात्रा से एक खजाना हाथ लगा है, शायद वो हमारी इस परिस्थिति में मदद कर पाए। मास्टर उनसे उस खजाने के बारे में पूछता है और बाय उसे वो पेंटिंग देते हुए कहती है कि वो इस यात्रा पर एक एक्सपर्ट से मिले। उनके कुत्ते ने एक बड़े डीमन को एक ही हमले में हरा दिया। उनके पास चौकोर डब्बा था जो लगातार स्पिरिचुअल ऊर्जा छोड़ता था। उनके पीने के पानी और चाय में भी स्पिरिचुअल ऊर्जा थी और उन्होंने हमें ये पेंटिंग दी है। उसके पिता गुस्सा होते हुए बोलते हैं कि उन्हें सामान बेचने वाले ने पागल बना दिया है, तुम सभी ने उस पर भरोसा भी कैसे कर लिया। बाय जवाब देती है कि ये असली है, आप इसे एक बार खोलकर तो देखो। उसके पिता पेंटिंग को लेते हैं और उसे फेंकते हुए कहते हैं कि सर्वनाश निकट है और उन्हें लगता है कि एक पेंटिंग उन्हें इस आपदा से बचा लेगी। वो तलवार निकालते हुए बोलता है कि उनका मास्टर होने के तौर पर वो उन्हें एक आखिरी सीख देता है। फिर वो अपनी तलवार से उस पेंटिंग को काटने जाता है। सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। मास्टर उस पेंटिंग के टुकड़े करने ही वाला था कि कोई एक उंगली से उसकी तलवार रोक देता है। उस पेंटिंग का आदमी बाहर आ चुका था। मास्टर ये देखकर चौंक जाता है। तभी वहाँ बड़ी लाइटनिंग आ गिरती है और जा रहे डिसाइपल्स को लगता है कि वहाँ भूकंप आ गया है। डिसाइपल डरते हुए सोचते हैं कि स्वॉर्ड डीमन एक दिन पहले ही आ गया। तो एक डिसाइपल कहता है कि नहीं, ये उनके मास्टर है जिन्होंने ब्रेक थ्रू कर लिया है। नीचे से ऊपर तक कल्टीवेशन व्यायाम कुछ इस तरह है: काय प्रैक्टिसिंग, बिल्डिंग बेस, सेवर, युआन यिंग, ओबीई, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, डिस्ट्रैक्शन, मर्जिंग, गॉड्स टेस्ट और महायाना। जब कोई इंसान युआन यिंग रियल्म में पहुंचता है तो वो खुद को मुश्किल से ताकतवर इंसान कहता है। मास्टर ने पेंटिंग को बस एक झलक देखा और वो युआन यिंग से ओबीई रियल्म में पहुंच गए। बाय और लुओ सोचते हैं कि अभी क्या हुआ। वो सोचते हैं कि मास्टर की ताकत बहुत बढ़ चुकी है, अगर हमें कल स्वॉर्ड डीमन से लड़ना भी पड़ा तो हम जीत जाएंगे। तभी वहाँ स्वॉर्ड डीमन आ जाता है और कहता है कि उसने पहली बार अचानक से हुए ब्रेक थ्रू को देखा है। बाय कहती है कि उसने कल लड़ाई के लिए बोला था, तो वो जवाब देता है कि उसने किसी को ब्रेक थ्रू करते देखा तो उससे रहा नहीं गया, इसीलिए वो वहाँ जल्दी आ गया। वो कहता है कि जब वो वहाँ आ ही गया है तो उन्हें लड़ाई जल्दी ही शुरू कर देनी चाहिए। मास्टर उसे देखता है और स्वॉर्ड डीमन कहता है कि मास्टर तैयार लग रहे हैं पर मरने के लिए, और हंसने लगता है। वो औरत उससे पूछती है कि क्या वो जीत सकते हैं, तो मास्टर कहता है कि वो उसे वहाँ रोक कर रखेगा, तब तक सभी वहाँ से चले जाओ, और वो डीमन पर हमला करता है। डीमन भी हमला करते हुए बोलता है
कि दादाजी अब असली लड़ाई शुरू करते हैं, और वो मास्टर को उसकी स्पीड को स्लो बोलकर चिढ़ाता है। मास्टर उस पर हमला करता है, पर सामने खड़ा डीमन भ्रम था, असली डीमन उसके पीछे था। मास्टर पीछे देखते हैं और डीमन उस पर तलवार से हमला करता है, पर मास्टर उसके हमले को ब्लॉक कर देते हैं। डीमन उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि उसके हाथ में बड़ी ताकत है और उसे ये जानने की जिज्ञासा है कि वो कितनी देर तक लड़ सकता है। कुछ देर लड़ने के बाद हम देखते हैं कि डीमन की तलवार पर खून लगा है और मास्टर जमीन पर गिर गए हैं। डीमन कहता है कि क्या ब्रेक थ्रू की ताकत बस इतनी ही है? वो फालतू में ही इतना एक्साइटेड हो गया था। लुओ कहता है कि उनके बीच की शक्ति में बहुत ज्यादा अंतर है। बेशक मास्टर ने ब्रेक थ्रू कर लिया है, पर वो स्वॉर्ड डीमन के सामने कमजोर है। डीमन हंसते हुए बोलता है कि उसके स्वॉर्ड डोमेन को सच में कोई नहीं हरा सकता। 10,000 स्वॉर्ड सेट कितना ताकतवर नाम है, पर इस नाम के लायक कोई योद्धा नहीं है। मास्टर उस औरत की गोद में लेटे हुए बोलते हैं कि अगर उसे पेंटिंग के साथ 2 और दिन मिल जाते तो वो 10,000 स्वॉर्ड सेट को बचा सकता था, और अब बस वो मरने का इंतजार ही कर सकता है। ये सुनकर स्वॉर्ड डीमन उस लड़की को फेंकते हुए मास्टर का कॉलर पकड़ के बोलता है कि बूढ़े आदमी, अभी मत मरो। तुमने क्या बोला? तुम्हें कुछ और समय मिलता तो तुम मुझे हरा देते। मैंने तुम्हें कुछ ही पलों में हरा दिया, क्या तुमने इसे मेरी जीत में नहीं गिना? मास्टर जवाब देते हैं कि उसकी स्वॉर्ड अवेयरनेस बेशक ताकतवर है, पर इस पेंटिंग के बनाने वाले के सामने बस एक रेत के कण बराबर ही है, और वो उसकी तरफ पेंटिंग फेंक देता है। डीमन उसे खोलता है और फेंकते हुए बोलता है कि ये नकली है। वो रोते हुए बोलता है कि इसे नकली होना ही चाहिए। दुनिया में कोई ऐसी स्वॉर्ड अवेयरनेस कैसे बना सकता है? वो फिर आग बबूला हो जाता है और कहता है कि मुझे उसके पास ले चलो, मैं इसे बनाने वाले को जान से मार दूंगा। लुओ कहता है कि ये हमारे सेक्ट का अंत है और वो मास्टर ली को इसमें शामिल नहीं कर सकते, पर बाय कहती है कि वो उसे मास्टर ली से मिलवा देगी, पर तुम्हें वादा करना होगा कि तुम सभी सेक्ट के डिसाइपल और उसके माता पिता को छोड़ दोगे। स्वॉर्ड डीमन कहता है कि वो ये वादा तो नहीं कर सकता, पर वो उस पेंटिंग को बनाने वाले को पहले मारेगा और वापस आके उन सभी को मारेगा। बाय मान जाती है। लुओ कहता है कि अगर उन्होंने मास्टर ली को गुस्सा दिलाया तो उन पर इससे भी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तो बाय कहती है कि मुझे पता है, पर क्या तुम्हारे पास कोई और सुझाव है? वो कहती है कि तुम सब यहीं रुको, मैं उसे वहां लेकर जाऊंगी। फिर वो दोनों नायनफन के यहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में डीमन सोचता है कि मैंने बोल तो दिया, पर क्या मैं उस पेंटर को सच में मार सकता हूँ? वो खुद से कहता है कि बेशक उस पेंटिंग की स्वॉर्ड अवेयरनेस ताकतवर थी, पर उसे लगता है कि पेंटर ने उसे बनाने में अपनी सारी ऊर्जा खत्म कर दी होगी और वो इसका फायदा उठाएगा। कुछ देर बाद वो नायनफन के घर पहुंच जाते हैं। उनके पीछे उसके मम्मी पापा भी आ जाते हैं। उसकी माँ कहती है कि परिणाम जो भी हो वो तीनों इसे साथ ही झेलेंगे। स्वॉर्ड डीमन कहता है कि वो उन्हें जल्द ही नर्क में भेज देगा। डीमन उस टूटे हुए घर को देखकर खुश होता है। वो वहाँ जरा सी भी स्पिरिचुअल ऊर्जा महसूस नहीं करता और कहता है कि वो जरूर मामूली इंसान होगा। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि स्वॉर्ड डीमन आ गया है, बाहर आओ और झुककर मेरा अभिवादन करो। बाय और उसके माता पिता ये देखकर मायूस होते हैं कि कोई जवाब नहीं दे रहा और सोचते हैं कि मास्टर ली शायद घर पर नहीं है। मास्टर बुरी तरह से डरते हुए सोचता है कि अगर वो घर पर नहीं है तो वो गए काम से। डीमन कहता है कि वो उसकी स्वॉर्ड अवेयरनेस को महसूस करके भाग गया होगा। वो कहता है कि वो उसे बचने का कोई मौका नहीं देना चाहता, वो उसकी जगह को तबाह कर देगा। फिर वो अपनी पूरी ताकत के साथ नायनफन के घर पर हमला करता है, पर उसके घर पर बैरियर लगा था और उसके घर को कुछ नहीं होता। स्वॉर्ड डीमन सोचता है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तभी उसके पीछे एक फिनिक्स आ जाता है और स्वॉर्ड डीमन फिनिक्स को देखकर चौंक जाता है। वो गुस्से में आते हुए कहता है कि उन 3 इमोर्टल कल्टीवेटर ने उसे पागल बना दिया। वो कहता है कि बहुत हुआ, वो इटर्नल मैजिक स्वॉर्ड है, वो अपमान सहने की जगह मरना पसंद करेगा। वो चिल्लाते हुए कहता है कि बेशक वो एक फिनिक्स है, पर वो आखिरी सांस तक उससे लड़ाई करेगा और पूरी ताकत से हमला करता है। पर फिनिक्स बहुत शक्तिशाली थी और उसे आसानी से हरा देती है। फिर वहाँ धीमी हवा चलने लगती है और जेड पेंडेंट झूलने लगता है। मास्टर और उसकी पत्नी एक पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं और डरते हुए सोचते हैं कि डीमन स्वॉर्ड मारा गया। उस बहादुर स्वॉर्ड डीमन ने हजारों लोगों को मारा था और उसे अपने विरोधी को ठीक से देखने का मौका भी नहीं मिला और जेड पेंडेंट ने उसे मार दिया।
मास्टर कहते हैं कि हर किसी से कोई ना कोई हमेशा बेहतर होता है, बुरे लोगों का अंत हमेशा बुरा ही होता है। उसकी पत्नी कहती है कि ये अच्छी बात है कि डीमन मारा गया, पर उनसे वो स्क्रोल नष्ट हो गया। अगर मास्टर अपसेट हो गए तो वो क्या करेंगी? वो कहता है कि डीमन का मरना ज्यादा जरूरी था, अगर जरूरत पड़ी तो वो सबको बचाने के लिए खुद की बलि दे देगा। बाय अपने माता पिता से कहती है कि उसके पास एक खतरनाक सुझाव है। वो कहती है कि क्योंकि मास्टर ली यहाँ नहीं है तो हम यहाँ से भाग जाते हैं। पहले तो वो दोनों ये सुनकर पूरी तरह से चौंक जाते हैं, पर फिर मास्टर कहता है कि अभी हमें वापस चलना चाहिए, हम वापस यहाँ धन्यवाद करने के लिए गिफ्ट लेकर आएंगे। बाय कहती है कि उसे डीमन स्वॉर्ड ले लेने दे, पर उसके पिता कहते हैं कि वो तलवार को नहीं छू सकती, वो तलवार खुद में डीमन स्वॉर्ड है, ये किसी की ताकत को कई गुना जरूर बढ़ा सकती है, पर इसका परिणाम उसके दिमाग नष्ट होकर उसका मॉन्स्टर में बदल जाना होगा। स्वॉर्ड डीमन एक्सपर्ट की वजह से मारा गया है, तो स्वॉर्ड भी एक्सपर्ट को ही लेनी चाहिए। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद नायनफन वहाँ आता है और उस तलवार को अपने घर के सामने गिरा हुआ देखता है। वो आसपास देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो उस तलवार को उठा के कुछ देर उसे देखता रहता है, पर फिर उससे एक पेड़ की डाली काटते हुए कहता है कि इसकी धार बहुत तेज है और वो लकड़ियाँ काटने के लिए इसी का इस्तेमाल करेगा। ब्लैकी भौंकने लगता है तो नायनफन कहता है कि ये बस एक तलवार है जिसे कोई नहीं चाहता, अगर इसका मालिक इसे मांगने आया तो वो उसे लौटा देगा। तभी उस तलवार के अंदर से बिजली निकलती है। नायनफन को महसूस होता है कि वो तलवार गर्म हो गई है और वो कहता है कि इस तलवार में खुद से गर्म होने का फंक्शन है जो कमाल का है। तभी उस तलवार में से एक स्केलेटन निकलता है और उसके कान में बोलता है, हे जवान लड़के, क्या तुम्हें ताकत चाहिए? क्या तुम दुनिया के शिखर पर खड़े होना चाहते हो? क्या तुम्हें दुनिया का सारा खजाना चाहिए? और क्या तुम सुंदर लड़कियों के ऊपर बैठना चाहते हो? या फिर तुम्हें किसी से बदला चाहिए? नायनफन अपने कंधे की तरफ देखते हुए कहता है कि उसे मच्छर के भिनभिनाने की आवाज सुनाई दे रही है। वो डेविल हैरानी से सोचता है कि उसने इतने खतरनाक प्रस्ताव दिए पर इसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। नायनफन उसे स्टोर रूम में बाकी लकड़ियों के साथ रख देता है और सोचता है कि वो भाग्यशाली है। डेविल उसे आवाज देता है पर वो चला जाता है। डेविल बहुत अपमानित महसूस करता है और तलवार से बाहर आते हुए बोलता है कि वो एक मैजेस्टिक स्वॉर्ड है और वो इतनी छोटी बातों को दिल पर नहीं लगा सकता। उस तुच्छ इंसान ने उसे नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे करी? फिर वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके दरवाजे की तरफ जाता है, पर अचानक से रोशनी से हमला होता है और वो टूट जाता है। वो तलवार में वापस जाके सोचता है कि उस पर किस चीज ने हमला किया। शायद वो उस ब्रश ने जो दीवार पर टंगी हुई है। उस ब्रश को ध्यान से देखने पर उसे समझ आता है कि वो कोई मामूली ब्रश नहीं है, ये अंत के वाक्य लिखने वाली ब्रश है। वो चौंकते हुए सोचता है कि इतना उच्च कोटि का मैजिकल आइटम इस इंसान के घर में कैसे? वो सोचता है कि ये सिर्फ एक संयोग है, उसे बस ब्रश से बचकर दरवाजे तक जाना होगा। फिर वो कैबिनेट के ऊपर से जाने लगता है और फिर से टूट जाता है, क्योंकि वो कैबिनेट भी मैजिकल था। वो फिर से वापस आके सोचता है कि वो प्रोफेशनल डीमन स्वॉर्ड और उच्च दर्जे का खजाना है। उसे यकीन नहीं होता कि वो दरवाजे से बाहर भी नहीं जा पा रहा। फिर वो रेंगते हुए जाने की कोशिश करता है, पर फिर से उस पर रोशनी का हमला होता है। वो शर्मिंदा होते हुए कहता है कि वो मैजेस्टिक स्वॉर्ड है और वो एक ही जगह पर 3 बार कैसे गिर सकता है। फिर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर कमरे से निकलने की कोशिश करता है और फिर से टूट जाता है और रोने लगता है। वो मायूस होकर कोने में बैठा हुआ सोचता है कि क्या उसे यहाँ से निकलने का मौका मिलेगा। वो फिर से ये बोलकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है कि ये मेरी दुनिया है, पर इस बार उसे पीली गीली रस्सी सांप की तरह जकड़ लेती है और उसके सामने हाथ में झाड़ू लेकर एक मॉन्क खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा डीमन कैरेक्टर बहुत भारी है, क्यों ना वो अपनी सारी शिकायतों को भूलकर बुद्धिज्म में बदल जाए। डेविल पूछता है कि वो कौन है, तो वो खुद को लंकावा तारा सूत्रा बताता है। डेविल चिढ़ते हुए बोलता है कि उसे ये शब्द नहीं पता। वो ब्रश को सह लेगा, वो कैबिनेट को भी सह लेगा, पर अब एक फटी किताब भी उसका मजाक बना रही है। मॉन्क मुस्कुराते हुए प्यार से कहता है कि ठीक है, वो उसे कुछ सिखाना चाहता है। डेविल जवाब में कहता है कि पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है छोटे मॉन्क, और डरावना बवंडर बन जाता है। पर मॉन्क अपने हाथ से उसे रोकता है और कहता है कि शांत रहो दानी, उसके बुरे इरादे नहीं है। डेविल फिर से ताकतवर रोशनी के हमले से दूर जाकर गिरता है
वो कहता है कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम कह रहे हो कि तुम्हारे इरादे बुरे नहीं हैं और मुझे मार भी रहे हो। मॉन्क कहता है कि ऐसा वो दानी को शांत करने के लिए कर रहा है। फिर मॉन्क चालाकी से कहता है कि दानी, क्या तुम अब सही से सोच पा रहे हो? अगर तुम अभी बदल गए तो बहुत से लाभ उसका इंतजार कर रहे हैं। डेविल उस मॉन्क से डर जाता है और सोचता है कि ये एक भयानक जगह है। बाहर नायनफन गाना गाते हुए पौधों को पानी दे रहा है और उसे अपने पीछे कुछ महसूस होता है। वो ध्यान से देखता है तो उसे कछुआ दिखाई देता है। नायनफन हैरान होते हुए सोचता है कि वो कछुआ 2 हफ्तों में ही काफी बड़ा हो चुका है और उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पर वो सोचता है कि दुकानदार ने उसे कीमती कछुआ दे दिया है। फिर वो वहां से जाते हुए सोचता है कि उसे उस मछली वाले का सही से शुक्रिया अदा करना चाहिए। मछली वाला अपनी दुकान पर सो रहा था। नायनफन वहां जाता है तो वो जाग जाता है। नायनफन कहता है कि वो कुछ मछलियां खरीदने आया है। जो कछुआ उसने पिछली बार दिया था वो इतना अच्छा था कि वो 2 हफ्तों में ही उसके बराबर बड़ा हो चुका है। मछली वाला खुश होते हुए कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया, पर उसकी मछलियां कछुए से भी अच्छी है। उसकी मछलियां खाने के लिए सेलेस्टियल डायनेस्टी के पोते आपस में लड़ते हैं। ये कल ही हुआ था। सेलेस्टियल डायनेस्टी की दूसरी राजकुमारी यहाँ खरीदारी करने आई थी। जब वो यहाँ से गुजरी, उसने बोला था कि उसे मछलियां खाना पसंद है। फिर वो नायनफन को मछली देते हुए कहता है कि वापस जरूर आना। कुछ ही पलों में आसमान में काले बादल छा जाते हैं। नायनफन भीड़ में बड़ी मुश्किल से रोड पार कर पाता है और सोचता है कि आज यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। तभी अचानक से वो हवा में कागज की मनी उड़ते हुए देखता है और सोचता है कि क्या गांव में किसी की शव यात्रा निकल रही है। कोई घोषणा करता है कि मैडम चैन का ताबूत कब्रिस्तान ले जा रहे हैं। लोग बातें करते हैं कि मैडम चैन नेक औरत थी। नायनफन ये सुनकर हैरान होता है और सोचता है कि कुछ दिनों पहले तक तो वो एकदम ठीक थी। एक औरत उसे बताती है कि ये कुछ समय पहले की ही बात है। मैडम चैन का लेबर इतना मुश्किल था कि सबसे बेहतरीन मिडलाइफ डॉक्टर भी उन्हें नहीं बचा पाई। मिडवाइफ बच्चा पैदा कराते समय मदद करने वाली औरत को कहते हैं। नायनफन दुखी होते हुए कहता है कि मैडम चैन बड़ी दयालु थी। कोई घोषणा करता है कि मैडम चैन और बच्चे को बाहर ला रहे हैं। नायनफन सोचता है कि मैडम चैन के जाने के बाद वो बेसहारा बच्चे भविष्य में फिर से भूखे रहेंगे। तभी ब्लैकी भौंकना शुरू करता है तो नायनफन उसे डांटते हुए चुप होने को कहता है, पर वो भौंकना जारी रखता है। तभी नायनफन को समझ आता है कि वो क्या कहना चाहता है। लोग ताबूत को बंद करने वाले थे, पर नायनफन उन्हें रोकते हुए ताबूत बंद करने से मना करता है। एक आदमी उसे देखते हुए उसकी वजह पूछता है। नायनफन जवाब देता है कि मैडम चैन अभी मरी नहीं है। लोग ये सुनकर हैरान रह जाते हैं और उसका ऐसा कहने की वजह पूछते हैं। नायनफन कहता है कि ऐसा उसके कुत्ते ने कहा है। वो आदमी उस पर चिल्लाता है, फिर कहता है कि चैन परिवार को उससे कोई शिकायत नहीं है, तो मैडम चैन के अंतिम संस्कार में देरी मत करो। जब वो उसे देखता है तो नायनफन वहां नहीं था। वो ताबूत के बगल में खड़ा था और उसका ढक्कन हटाते हुए कहता है कि उसे अपनी आंखों से देखने दो, शायद वो अभी जिंदा हो। वो उसके चेहरे को छूते हुए बोलता है कि ये फेनिंग डेथ फिनोमिना है। इसे मेडिकल स्टडीज में फेक डेथ फिनोमिना भी कहा जाता है। ऐसे ज्यादातर मामलों में नब्ज और सांस फेक डेथ की वजह से पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे समय आंखों की पुतलियों का उभार देखकर ही जिंदा होने का पता लगाया जा सकता है, पर इन लोगों के लिए करना मुश्किल है। आसान शब्दों में कहे तो मैडम चैन अभी जिंदा है और वो उसे बचा सकता है। लोग उस पर गुस्सा होते हुए उसे मैडम चैन से दूर रहने को कहते हैं। तभी चैन का पति कहता है कि मास्टर ली, मजाक मत करो, सच बताओ, क्या आप मेरी बीवी को बचा सकते हो? नायनफन हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि उसे कोशिश करने दे, और वो उसे इजाजत दे देता है। लोग फिर उसके बारे में बात करने लगते हैं। तभी सर्जिकल चीजों से भरा टेबल वहां आ जाता है और नायनफन मास्क और ग्लव्स पहनकर सर्जरी करने की तैयारी करता है। लोग ये देखकर चौंकते हुए सोचते हैं कि वो चीज कहां से आ रही है। एक औरत कहती है कि अगर वो गलत नहीं है तो उसने ये चीजें अपनी जेब से निकाली है। फिर वो अपनी जेब में हाथ डालता है और पूरी ऑपरेशन लाइट बाहर निकालता है। ये देखकर तो लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और सोचते हैं कि जेब में से इतनी बड़ी चीज कैसे आ सकती है। नायनफन चाकू पकड़ते हुए सोचता है कि शुक्र है सिस्टम ने जाने से पहले 5 साल तक उसे मॉडर्न मेडिकल पढ़ाई सिखा दी। फिर वो सर्जरी शुरू करता है और खुद को दिलासा देते हुए कहता है कि घबराओ मत, ये बिल्कुल उसी तरह है जब उसने पहाड़ी बंदरिया को बच्चा पैदा करने में मदद की थी। जब वो उसे चाकू से काटता है तो खून आता है
उसका पति ये देखकर डर जाता है और अपने निर्णय के बारे में सोचने लगता है। नायनफन मिडवाइफ को वहां बुलाकर उसकी मदद करने को कहता है। कुछ देर बाद नायनफन बच्चे को सर्जरी से बाहर निकाल लेता है और मिडवाइफ से अम्बिकल कॉर्ड काटने को कहता है। वो औरत कहती है कि उसे नहीं पता कि ये कैसे करना है। नायनफन उसे समझाता है कि जैसे वो बाकी चीजों को काटती है वैसे ही काटना है, और वो किसी तरह उसे काट देती है। मिडवाइफ बच्चे को हाथ में लेते हुए हैरानी से बोलती है कि बच्चा सच में बचाया जा सकता है। नायनफन जवाब में कहता है कि हाँ, अब उसे ध्यान से पकड़ो। फिर वो हाथ में सुई लेते हुए कहता है कि बच्चे को झटका लगा के उठाना होगा। फिर वो उसके चेहरे पर सुई चुभाता है और बच्चा झटके से उठकर रोने लगता है। बच्चे के पिता खुशी से रोते हुए बोलते हैं कि उसका बच्चा बच गया और वो नायनफन का शुक्रिया करते हैं। सभी लोग नायनफन को घेरकर उसकी तारीफ करते हैं। तभी दो आदमी ताबूत को बंद करने लगते हैं तो नायनफन पूछता है कि वो क्या कर रहे हैं। ये सुनकर वो कहते हैं कि मैडम चेन ने यंग मास्टर को नई जिंदगी देने में अपनी जान गंवा दी। वो उनके शरीर को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। नायनफन चिल्लाते हुए कहता है कि वो मरी नहीं है। फिर वो मैडम चेन के टाके लगा देता है और वो सांस लेने लगती है। सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। फिर नायनफन कहता है कि अब सब ठीक है, अपनी मैडम को वापस ले जाओ और उन्हें आराम करने दो। वो सभी सर झुकाते हुए कहते हैं कि मास्टर ली सही है। लोग उसे घेरकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। वहां से कुछ ही दूरी पर एक लड़की बैठी ये सब देख रही थी। वो लिंगियन इमोर्टल पवेलियन की सेंटेस लिन किंग यन थी। वो कहती है कि जब उसने ताबूत को खोलने की कोशिश की तो उसे लगा था कि वो झूठा है। उसे नहीं लगा था कि वो मरे हुए को बचा सकता है। ट्रांसेंडेंस एरा को कल्टीवेट करने के लिए इमोर्टल लेवल के एलेक्सर की जरूरत है, और उसके बाद भी बचाने का मौका 10% से कम ही है, और आखिर में सब भाग्य पर ही निर्भर है। फिर वो कप में से चाय पीते हुए बोलती है, तो तुमने इसीलिए लिंगियन इमोर्टल पवेलियन से मदद लेने से इनकार कर दिया था। किंगलोंग इमोर्टल डायनेस्टी ने एक बड़े खजाने को छुपा रखा है। उसके सामने राजकुमारी शियू बैठी थी और वो कहती है कि वो उसे नहीं जानती। लिन कहती है कि बहुत हुआ, उसे देखते ही तुम्हारी आंखें कोमल हो गई थी। तो उसे सच बताओ, वो आदमी कौन है?